Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper analysis. Today at the 20th of the September 2023 we will discuss द हिंदू न्यूज़पेपर। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में आज बहुत सारे स्पेसिफिक न्यूज़ हैं क्योंकि कल द हिंदू का न्यूज़पेपर आया नहीं था। तो निज्जर की जो हत्या का मामला है, चाहे नए पार्लियामेंट में एंट्री का मामला है, उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्पेस साइंस का, इसरो का जो न्यूज़ है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आदित्य 11 हेड्स टुवर्ड्स लेग्रेंज पॉइंट 11। तो लेग्रेंज पॉइंट जो 11 है, कुल 5 लेग्रेंज पॉइंट होते हैं, लेकिन 11 की तरफ आदित्य लेजे हेड करते उधर बढ़ना शुरू करते। देखा जाए तो 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य 11 को लॉन्च किया था और 3 सितंबर को उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट मैनूवर किया था। मैनूवर का मतलब यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके ऑर्बिट की कुल जो है डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं। 245 गुणे 22,459 किलोमीटर की जो ऑर्बिट थी, 5 सितंबर को सेकंड मैनूवर किया गया और वो ऑर्बिट और बड़ा किया गया। 10 सितंबर को जो है थर्ड मैनूवर किया गया और 15 सितंबर को फोर्थ मैनूवर किए गए और अब 19 सितंबर को आदित्य 11 को जो है ट्रांस लेग्रेंजियन पॉइंट की तरफ इंसर्शन कर दिए गए। अब वो 110 दिनों तक और यात्रा करेगा और उस 11 पॉइंट पर जाकर के फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जनवरी 2024 तक ये प्रक्रिया होगी। जनवरी 2024 में इसरो फिर से एक अनदर मैनूवर करेगा और आदित्य 11 को जो एक्चुअल उसकी ऑर्बिट है उसमें उसकी पोजीशनिंग को फिट कर देगा, जहाँ से वो अपने ऑब्जर्वेशन करेगा, रिसर्च करेगा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं, अर्थ के जो ऑर्बिट है, जैसे अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्यूशन कर रहा था, अब फाइनली अब जो है 11 पॉइंट की तरफ बढ़ गया। 11 पॉइंट लेग्रेंज पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास जो है कई सारे 11 पॉइंट हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5, लेकिन हम जो है 11 पॉइंट पर इसे सिचुएट करेंगे। लेग्रेंज पॉइंट 11 की बात की जाए तो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में उस स्थान पर सिचुएटेड है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के काउंटर इफेक्ट में कैंसिल हो जाते हैं और वहां पर कोई भी बॉडी किसी भी तरह का कोई गुरुत्वाकर्षण बल फील नहीं करता है। साथ ही साथ जो सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, उसका चंद्र ग्रहण का कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। तो हम हर समय उससे इमेज ले सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। 11 पॉइंट की बात की जाए तो पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो 11 पॉइंट जो है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी जो है 14 करोड़ 70 लाख से लेकर के 15 करोड़ 21 लाख के बीच में वैरी करती है। तो 11 पॉइंट हमारा 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये था इसरो द्वारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। अब हम आते हैं फर्स्ट पेज पर। इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। कनाडा में हम जानते हैं निज्जर की हत्या हो गई थी जून में और ये सितंबर चल रहा है। तो अब तक जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसने एक आरोप लगाया भारत सरकार के ऊपर कि इंडियन जो है कोई सी एजेंसी ने उसकी हत्या करवाया है और ये जो है बहुत बड़ा आरोप है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है तुरंत डिनाई कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये एक्चुअल में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहे हैं, खालिस्तानी एग्रेशन चल रहे हैं, भारत के खिलाफ जो है जो भी षड्यंत्र चल रहा है, उसको भारत ने अटेंशन की बात कही थी कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं उन्हें भारत को सौंप दिए जाए और वहाँ पर किसी तरह की भारत के खिलाफ नारेबाजी न की जाए। लेकिन उससे में कुछ एक्शन लेने के बजाय उसने भारत पर ही एक जवाबी कार्रवाई के रूप में ये जो है बेतुके बात कहे हैं। साथ ही साथ उसने एक इंडियन डिप्लोमेट्स को, जो कि एक रा के हेड हैं, उनको जो है वहाँ से देश छोड़ने के लिए कहा। भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके एक डिप्लोमेट्स को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया। आइए देखते हैं एक्चुअल में खालिस्तानी प्रेम क्यों जाग गया है इस जस्टिन ट्रूडो का। दरअसल भारत में 2024 में जनरल इलेक्शन है और 2025 में कनाडा में भी है। तो 2 साल के बाद कनाडा में जो है लोकसभा के इलेक्शन होगा, वहाँ का जो है जनरल इलेक्शन होगा। तो वहाँ पर सिखों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। भारत के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिख जो है कनाडा में है और वहाँ पर उनकी आबादी 7,70,000 से ज़्यादा आबादी है, यानी कुल कनाडा के 2% आबादी वहाँ पर सिख कम्युनिटी की है। इसलिए वो क्या कर रहा है, उसके जो है सपोर्ट में है, जिससे कि उसको वोट मिले। हम देखते हैं इससे पहले भी जब चुनाव हुए कनाडा में तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर आए थे और स्वर्ण मंदिर में गए थे, इसलिए कि वोट मिल रहे। तो ये एक्चुअल में जो भी एक्शन लिया गया है ये वोट बैंक की राजनीति है।
अब यहाँ पर एक मामला ये आता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे हैं, इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, और इकोनॉमिक रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिलेशन हमारे कैसे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो इन सब को जो पॉलिटिकल चीज़ों को अगर हटा दें तो इसमें भारत का हमें तो नुकसान ही दिख रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि कनाडा ने करीब करीब 2000 से 2023 तक 3.3 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हैं उनमें से करीब करीब आधा % कनाडा से आए हैं। यानी कनाडा की रैंकिंग देखी जाए तो टॉप 9th रैंक पर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि कनाडा से आते हैं। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जो है इस समय स्लो डाउन चल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना अति आवश्यक है। लेकिन वो एक अगर किसी देश की सॉवरेनिटी पर, सिक्योरिटी पर खतरा होकर के आए तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होगा। तो अब आगे देखना है, चूँकि देखा गया है आज कि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नरमी दिखाई है और उसने कहा कि हम भारत को उकसाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। यानी उससे साफ दिख सकता है कि वो जो है अब ढीला पड़ा है भारत के एक्शन के बाद। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वीमेंस कोटा बिल इन लोकसभा, PM कॉल्स फॉर ए कंसेंसस। लोकसभा में कल एक वीमेंस बिल जो है पेश हुआ है और इस बिल एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 128 होगा, 128वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक है, ये अधिनियम नहीं विधेयक होगा। और इसको जो है अभी जब पास होगा तब जाकर के ये अधिनियम बनेगा। अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में पास होने के बाद भी 2024 के इलेक्शन में ये एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा सीटों का, लोकसभा और विधानसभा के सीटों का। उसके बाद ये 2029 के होने वाले इलेक्शन में ये लागू हो सकता है। इस बिल में प्रोविज़न ये रखे गए हैं कि महिलाओं को जो है 1/3 टोटल सीटों की 1/3 जो है 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी लोकसभा में और विधानसभा के चुनाव में, जिससे कि उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। और देखा जाए तो कुल जो है लॉ मिनिस्टर जो है अर्जुन मेघवाल ने बिल को पेश किया। और यहाँ पर ये थोड़ा समस्या है कि इसमें SC/ST के वीमेंस को रिजर्वेशन देने की तो बात की गई है, लेकिन OBC वीमेंस को रिजर्वेशन देने की बात नहीं की जा रही। यानी जो भी बिल होगा उसमें 1/3 महिलाएँ होंगी, 1/3 के जो महिलाएँ होंगी उसमें फिर SC/ST को उनके पॉपुलेशन के कारण यानी 15% और 7.5% रेस्पेक्टिवली उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर एक विवाद होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखते हैं आगे। लोकसभा में तो सरकार के पास मेजॉरिटी है, बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा में उसे अन्य पार्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में करीब 15% जो है स्ट्रेंथ लोकसभा में वीमेंस की है और 10% स्टेट इंटरेस्ट जो है असेंबलीज में है, कुछ स्टेट असेंबली में है, जिसको जो है और बढ़ा करके 33% ले जाने की बात की जा रही है। और जैसा कहा गया प्रेजेंट टाइम में 81 महिलाएं हैं लोकसभा में, और बिल आने के बाद 82 महिलाएं हैं और 181 हो जाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यही बात है कि ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको हिंदी टेक्स्ट रखा गया है, लेकिन इसमें यही बात है कि OBC को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जो कि बाद में एक और भी चुनावी मुद्दा बनेगा। अगर देखा जाए विमेंस रिजर्वेशन बिल क्या इससे पहले भी आया था, तो हाँ, देवगौड़ा गवर्नमेंट ने 1996 में लाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998-1999 में लाया और मनमोहन सिंह ने 2008 में लाया। और ये बिल तब भी राज्यसभा में पेश किए गए, परंतु आज तक ये पास न हो सके। भारत के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, 3 होयसल टेम्पल डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो कि यूनेस्को हर साल रिलीज करता है, उसमें जो है भारत के होयसल के 3 टेम्पल को, मंदिरों को शामिल कर लिया गया। इस इमेज में हम जो देख रहे हैं चेन्नाकेशर टेम्पल है, जो कि वेलूर में है, हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में ये सिचुएटेड है। इसको अब जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है बहुत तेज़ी से विकास होता है और इस टूरिज़्म किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होयसल टेम्पल एट वेलूर, हेलविड एंड सोमनाथपुर, ये जो 3 जगह हैं, यहाँ से इन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। और इसके बाद जो है हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेंगे। अगर चेन्नाकेशर टेम्पल वेलूर, होयसल टेम्पल एट हेलविड, ये दोनों जो हैं हासन डिस्ट्रिक्ट में और यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में एक्चुअल में 2014 से, यानी देखा जाए एक्चुअल में किसी भी लिस्ट में जब शामिल होना होता है किसी हेरिटेज को, तो पहले टेंटेटिव लिस्ट में आता है, फिर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती थी। 2014 से टेंटेटिव लिस्ट में था। और केशव टेम्पल एट सोमनाथपुर जो है मैसूरू में है, ये भी था, लेकिन अब जो है फाइनली इसको रिकॉग्निशन मिल गया है।
अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन सभी को जो है संरक्षित करने का काम देखती है और उसी के माध्यम से आगे भी काम किया जाएगा। ये जो हमारे पास बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं होयसल टेम्पल द्वारा बनाए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो हैं काफ़ी ऑनर के साथ बनाए गए हैं और यहाँ पर जो डिज़ाइन है वहाँ पर जो हमारी कलाकृतियाँ हैं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अब शामिल हो जाएंगी। इसके बाद देखा जाए तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ICOMOS इसी ने इसको कंडक्ट कराया है और ये एक्चुअल में एक एजेंसी है जो कंडक्ट करवाती है और उसके बाद से उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट रियाद, तो ये रियाद में सम्मेलन हुआ है और 45वां सेशन है उसमें जाकर के शामिल किया गया। ऑल 3 टेम्पल आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और द सेक्रेड इंजेम्बल्स ऑफ होयसल, तो इन्हें जो है सेक्रेड इंजेम्बल ऑफ द होयसल भी कहा जाता है। होयसल आर्किटेक्ट की बात की जाए, इनके टेम्पल की बात की जाए, इनके जो आर्किटेक्चरल फीचर हैं उसमें देखा जाए तो ये एक्चुअल में जो बनाते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसके ऊपर बनाया जाता है और जो मटेरियल इसमें यूज किया जाता है वो एक्चुअल में क्लोराइड सिस्ट है, जिसको एक्चुअल में सोप स्टोन भी हम कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और एमिकेबल होता है कार्विंग के लिए। तो जो दरवाजे वगैरह पर नक्काशियाँ बनाई जाती हैं या जो उनको मूर्तियों के बगल में जो नक्काशियाँ बनाई जाती हैं, मूर्ति के अंदर ही नक्काशी बनाई जाती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सूटेबल होता है, तो उसी से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर फ्लड्स न्यू साइंस अवार्ड। सेंटर ने, हम जानते हैं कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं साइंटिस्टों को जिनकी उम्र 45 साल से कम हो उनके अतुलनीय योगदान के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल अनाउंस नहीं किया और अब की साल अनाउंस किया गया है, लेकिन पहले ही भारत सरकार ने कहा था कि डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डिफरेंट अवार्ड दिए जाते हैं, इन्हें कम किया जाएगा जिससे कि इनकी प्रेस्टीज को बढ़ाया जा सके। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसमें जो है 3 विज्ञान रत्न होंगे, 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। और ये अवार्ड हर साल 11 मई को अनाउंस किए जाएंगे और 23 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे। 11 मई क्या है, भारत ने परमाणु परीक्षण का दूसरा परीक्षण 11 मई को किया था, इसलिए उसे भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन ये अवार्ड विनिंग की अनाउंसमेंट की जाएगी। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने भारत का एक मिशन है, स्पेस मिशन, जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, इसलिए इसे वहाँ पर हम स्पेस दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन इसको प्रदान किया जाएगा। तो देखते हैं कि पहले ही भारत सरकार ने इसको हटाने के मूड में थी, लेकिन सरकार एक्चुअल में डिसीजन न ले पाई और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, इस अवार्ड की घोषणा इस साल कर दिया। लेकिन जो नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात की जाए, इसमें 56 तरीके से कुल 56 प्राइज कुल दिए जाएंगे, जो कि साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर को दिए जाएंगे। और देखा जाए तो इसके में एक थोड़ी सी चेंजिंग की गई। पहले पुरस्कारों में पैसे बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब ये जो, जैसे हम जानते हैं, पद्म पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब अवार्डों में केवल अवार्ड मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते। उन्हीं की तरह यहाँ पर भी ये कहा गया है कि किसी भी तरीके के कैश जो है कंपोनेंट को इसमें शामिल नहीं किया गया है, केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेडल दिए जाएंगे अवार्डी को। अगर देखा जाए जो प्रपोजल बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होंगे उसमें 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। अगर बात की जाए कि ये डिसिप्लिनरी तरीके से किस में अवार्ड मिलेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर, इन फील्डों में इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई जाएंगी और उन्हें ही ये एक्चुअल में पहले से दिया जा रहा है और आगे भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो कुछ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है। कुल 13, इसमें 13 कैटेगरी हैं जिसमें ये डिवाइड किया जाए। 13th क्या है, अदर्स, यानी 12 स्पेसिफाइड है और 13वां स्पेसिफाइड नहीं, अदर्स के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि हम पहले कहें कि इसमें कोई अवार्ड प्राइज नहीं दी जाएगी, लेकिन पहले जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जाते थे
जिसको कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा 1958 से लगातार दिए जा रहे, उसमें 5 लाख रुपए पर विनर को दिए जाते, साथ ही साथ उसे सैलरी पर्क भी मिलता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें इसमें अनाउंसमेंट में नहीं शामिल होंगी। और जो नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड गिवन टू टीम बायो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट DST, उसमें 25 लाख का प्राइज इंक्लूड था। लेकिन अब जो ये अवार्ड उसमें प्राइज नहीं, कैश प्राइज नहीं होंगे। इस अवार्ड में एक और चीज़ जोड़ी गई है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए भी इसे शामिल किया गया है। और मैक्सिमम 1 लोग होंगे अवार्डी जिसको विज्ञान रत्न दिया जाएगा। और वाइल 3 पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन ईच कैन सेलेक्टेड फॉर विज्ञान श्री एंड द विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वो दिए जाएंगे। लेकिन देखा जाए PIO को जो है उन्हें विज्ञान टीम अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जो पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन है उन्हें ये टीम वाली पुरस्कार को नहीं देने की बात कही गई है। तो अवार्ड की स्टार्ट कब हो रही है, तो ये अवार्ड एक्चुअल में 2024 से दिया है, क्योंकि इस साल अनाउंसमेंट हो चुके हैं, इसलिए उनको जो इनका नाम अनाउंसमेंट हो गया उनको मिलेगा भी, साथ ही उनको कैश प्राइज भी मिलेगा। लेकिन 2024 में 11 मई को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा और नेशनल टेक्नोलॉजी इसके नाम अवसर पर, और साथ ही साथ नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को इस अवार्ड को दिए जाएंगे। ये अवार्ड देगा कौन, तो ये अवार्ड एक्चुअली में देंगे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। WHO रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि भारत में इसके जो है संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसको जो है किसी तरीके से अगर हम इसे कम करना है तो एक्चुअली हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है, रूटीन है, उन्हें चेंज करके हम जो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इन सबको कम करके हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और जो है कुल 76 मिलियन डेथ से हम बच सकते हैं। यानी देखा जाए 2023 से लेकर के 2050 तक अनुमान है कि 76 मिलियन लोगों की मृत्यु होने की संभावना है हाई ब्लड प्रेशर या उससे रिलेटेड बीमारियों की वजह से। तो इसमें जो है पूरा डिस्कशन किया गया है कि कौन कौन सी बीमारियों की क्या स्थिति है, लेकिन वो एक्चुअल में उसका मेन डाटा है, फोकस ये है कि भारत में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लाइफ स्टाइल चेंज करें अपने जो है, इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी इंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें बताया गया है किस तरीके से लोगों को में चेंजिंग आई है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लैंसेट ने इसको मिलकर के लैंसेट पेपर में पब्लिश किया गया और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो NFHS5 था और 4 था, उसके डाटा को यूज किया गया है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हमारे पास जो हाइपरटेंशन है या BP की बीमारियां हैं, क्या ये केवल भोजन की वजह से है? नहीं, ये इन्वायरमेंट का भी असर है और साथ ही साथ जो युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहे हैं और ये को भी कारण है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि युवा केवल ध्यान दें, इस पर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो भी इसके लिए एक्टिव हों कि युवाओं की जो है डिप्रेशन को कम करने की कोशिश की जाए। बिजनेस सेक्शन में देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस टच 10 मंथ हाई ऑन सप्लाई कंसर्न। तो जो देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है इसकी कीमत बढ़ करके $95.56 प्रति बैरल हो गई है। यानी देखा जाए तो अब 100 के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। यानी देखा जाए तो तेल की कीमतें भविष्य में और बढ़ सकती हैं। इसके पीछे कारण कि सऊदी अरेबिया और रसिया ने दोनों ही ने प्रोडक्शन में कमी कर दिया है और इससे जो है पूरे विश्व में हलचल जैसी स्थिति है। भारत रसिया से सस्ता में खरीद रहा है, लेकिन रसिया से तेल आने में इतना महंगा पड़ता है कि कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, करीब करीब $6 का प्रति बैरल हमारे ऊपर फ़ायदा है। तो उसका प्रयोग भारत सरकार और करे और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की चिंता किए बिना रसिया से ज़्यादा तेल खरीदे, भले ही $6 प्रति बैरल से बचत होगा। नेक्स्ट है FM स्टेट अर्जेंट नीड फॉर रिलायबल क्रॉप यील्ड एस्टिमेट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है उन्होंने क्रॉप यील्ड के एस्टिमेशन की बात किया है कि जो है हम गेहूं बोते हैं, उसका असेसमेंट एक्चुअल हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो अन्य फसलें हैं उसमें हम बहुत अच्छे से असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। उनका आकलन हमारे पास न होने की वजह से हमारे पास जो उनका यील्ड है वो रियल टाइम असेसमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पल्स और ऑयल सीड। जो दालें हैं और दलहन और तिलहन है, इनकी हम भारत जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का प्राइस हमारा इतना हाई होता है,
बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व जो है उसी में लॉस हो जाता है। तो क्रूड ऑयल, हम पेट्रोलियम पदार्थ ला रहे हैं, साथ ही साथ खाने के तेल को भी ला रहे हैं, जबकि हमारे पास क्रूड ऑयल के सोर्स भले कम हो लेकिन खेती हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो हम खेती करके इनकी उत्पादन करके हम इन्हें इम्पोर्ट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कहें, और ये ध्यान न देने के वजह से ही है लोग उसमें बीमारियां लग जाती हैं, उनको सही दाम नहीं मिलते उपज के, इसलिए लोग दलहन और तिलहन कम बो रहे हैं, उसमें सरकार उन्हें पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया नहीं कराती है। तो सरकार की भी आवश्यकता है कि क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है तो किसानों को प्रमोट करें और एक एमएसपी को फिक्स करें। एमएसपी क्या होती है? धान और गेहूं तो सरकार खरीद लेती है, अन्य जो कुल 23 फसलों की एमएसपी सरकार घोषित करती है, लेकिन केवल धान और गेहूं की खरीदारी सरकार करती है, अन्य फसलों को मंडी के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो सरकार की आवश्यकता है कि मंडी के साथ साथ सरकार स्वयं इसे खरीदने की कोशिश करे या सुनिश्चित करे कि उसमें लगने वाले रोग से बचाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, उसमें लगने वाला रोग, और समय से उसमें पानी मिला जाए, खाद मिला जाए, ये जो है मिलने की सरकार सुनिश्चित करे। फिर असेसमेंट आराम से करते रहें सरकार, ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो आगे देखा जाए तो वर्ल्ड न्यूज़ है। वर्ल्ड न्यूज़ में एक ऐसा न्यूज़ है जो चौंकाने वाला काम इलन मस्क हमेशा करते हैं। तो इलन मस्क ने कहा है कि जो एक्स है, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पे के प्रत्येक मेंबर पर जैसे को ब्लू टिक लेने के लिए जो है अमाउंट की बात की गई कि उन्हें हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब इलन मस्क का कहना है कि जो भी यूजर हैं सभी के ऊपर कोई एक चार्ज अप्लाई किया जाएगा मंथली बेस पर, उसकी चार्ज की वैल्यू कम रखी जाएगी। तो ये एक प्लानिंग चल रही है, भविष्य में ऐसा हो सकता है। बाइडेन आस्क वर्ल्ड टू स्टैंड अप टू रसिया नेकेड एग्रेशन। तो रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका यूनाइटेड और यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कुछ कंट्री हैं, वो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं। वो उनकी एक्चुअल में एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है, लेकिन ये भारत के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे रसिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं। अजरबैजान लॉन्चेज ऑपरेशन इन कराबाख वो टू फाइट अंटिल द एंड। तो नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान आर्मेनिया जो है बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं। अच्छा, खास बात यह कि अजरबैजान आर्मेनिया हैं कहाँ पर? अजरबैजान आर्मेनिया जो है एक्चुअल में एशिया के कंट्री हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि न तो वो ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, न वेस्ट एशिया के हैं, न नॉर्थ है, न साउथ एशिया, न मिडिल एशिया। अगर हम बात करें जो मिडिल एशिया की बात करते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न एशिया की बात करते हैं, तो उसमें ये कहीं नहीं आते। यानी एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में तो आते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया, लेकिन ये वेस्टर्न एशिया या मिडिल एशिया के पार्ट नहीं है, न कि साउथ एशिया के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ने की उनकी इच्छा है। तो आगे स्पोर्ट्स सेक्शन है, तो ये जो है न्यूज़पेपर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।